नमस्कार दोस्तों, आपका पुनः अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। हम इस समय दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत गुलाम यानी ममलूक वंश के बारे में पढ़ रहे हैं और आज हम जिस शासक के बारे में पढ़ने जा रहे हैं उस शासक का नाम है अलाउद्दीन मसूद शाह। अलाउद्दीन मसूद शाह 1242 से लेकर 1246 तक गद्दी पर रहता है और इस दौरान हम देखेंगे कि इसके शासन काल में प्रमुख चीजें क्या होती हैं, एग्जाम के व्यू से क्या महत्वपूर्ण है, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। तो पहले देख लेते हैं कि शुरुआती जो है कि इसकी गद्दी के क्षण बैठने के बाद का देखते हैं क्या होता है उस समय। जैसा कि आपने पिछले वीडियो में देखा होगा तो आपको पता होगा कि बहराम शाह को तुर्क सरदार गद्दी से हटा देते हैं और कुछ दिन बाद उसकी हत्या भी हो जाती है और राजमहल पर तुर्क सरदारों का एक जो सदस्य होता है किसलू खां, वो कब्जा कर लेता है। किसलू खां वास्तव में बलबन का भाई होता है और किसलू खां चाहता है कि वह सुल्तान बने, इसके लिए वह प्रयत्न करता है, कोशिश करता है, लेकिन उसके साथ ही और जो बाकी जो सरदार हैं, तुर्क सरदार हैं, वो इससे सहमत नहीं होते हैं, उनका उसे समर्थन नहीं मिल पाता है। तो इस प्रकार से किसलू खां गद्दी पर नहीं बैठ पाता है। तो अब किसलू खां गद्दी पर नहीं बैठ पाता है तो अगला प्रमुख जो एक कार्य होता है कि गद्दी पर किसे बैठाया जाए। तो ये जो सरदार होते हैं, तुर्क सरदार, पुनः वही काम करते हैं, एक ऐसे व्यक्ति को राज परिवार से ढूंढते हैं जो उनकी हाथों की कठपुतली बना रहे, उनके द्वारा ही वास्तविक सत्ता जो है उनके पास ही रहे, कोई टस मस न हो, कोई भी ज्यादा चुनौती उसे न मिले। तो ऐसे शासकों, ऐसे व्यक्तियों को शासक बनाने की प्रयत्न करते रहे हैं और वो किए भी हैं। तो ऐसे में वो एक व्यक्ति जो है अलाउद्दीन मसूद शाह, जो कि इल्तुतमिश का पौत्र है, उसे चुनते हैं और उसको जो है वो गद्दी पर बैठा देते हैं। गद्दी पर बैठाने के बाद पहला जो काम होता है, जो बहराम शाह को हटाने का काम करते हैं, जाहिर सी बात है कि वो अपना पुरस्कार लेंगे। पुरस्कार के रूप में उन्हें क्या मिलता है? पुरस्कार के रूप में उन्हें पद मिलेंगे, जो ज्यादा जो फायदे वाली होंगी वो इकता मिलेंगी। तो ऐसे में वो अपना बंटवारा करते हैं, अपने मनपसंद चीजें ले लेते हैं। तो जैसे कि किसलू खां को नागौर, मंदौर, अजमेर का क्षेत्र दे दिया जाता है, बलबन को अमीर हाजिब का पद दे दिया जाता है, वो पहले हाशी का इक्तदार होता है। तो ऐसे करके वो लोग अपने अपने के लिए मतलब अपना अपना फायदा देख लेते हैं। इसके बाद क्या होता है कि आप जानते हैं कि बहराम शाह के समय नायब का पद सृजित हो जाने से सत्ता के 3 दावेदार हो जाते हैं। पहला जो दावेदार होता है वो सुल्तान रहता है, इसके बाद दूसरा जो दावेदार होता है वो नाइब ए ममिलकात यानी नाइब जो होता है, और तीसरा जो दावेदार होता है वो वजीर होता है। तो अलाउद्दीन मसूद शाह जो अपना जो नाइब नियुक्त करता है उसका नाम होता है मलिक कुतुबुद्दीन हसन। ये क्या होता है? ये गैर तुर्क सरदार गुट का होता है, यानी कि ये चालीसा का सदस्य नहीं होता है, ये गोर से भागा हुआ दास होता है। और जो इसका वजीर जो है मुहजबुद्दीन, ये जो है ताजिक है। ताजिक का मतलब कि जो गैर तुर्क है, तुर्क जाति का नहीं है। तो इस समय ये पावरफुल पोजीशन पे रहता है। मलिक कुतुबुद्दीन हसन की इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रहती है, क्योंकि जो बाकी सारे जो इंपॉर्टेंस पद हैं जो बहुत जिससे वो लाभ कमा सकते हैं, जो ज्यादा पावरफुल होते हैं, वो सारे सरदार ले चुके होते हैं। तो मलिक कुतुबुद्दीन हसन का जो है एक नाम मात्र का पद होता है इस समय, मलिक का पद जो होता है। और जो वजीर के बारे में बात करते हैं, ये एक षड्यंत्र करता है। षड्यंत्र क्यों करता है? आप जान रहे हैं कि ये एक गैर तुर्क जाति का है, तो ये कोशिश करता है कि जो चालीसा के लोग हैं और जो इक्तादार हैं, जो बड़े बड़े पदों पर प्रभावशाली जो तुर्क सरदार हैं, उनको उससे कम, उनको उस पद से हटाया जाए, उनको जो मतलब डाउन किया जाए, और जो ये अपने मनपसंद लोगों को उसमें मतलब कि हक दिलाए। तो लेकिन ये षड्यंत्र जो होता है ये एक्सपोज हो जाता है और मुहजबुद्दीन की बाद में हत्या हो जाती है। जब वजीर मुहजबुद्दीन की हत्या हो जाती है तो जो अगला वजीर बनता है वो होता है नजबुद्दीन अबू बकर। ये इसके जो शुरुआती जो है घटना क्रम है, ये सुल्तान और नायब और वजीर के बीच की जो घटनाएं होती हैं
जो कि इस समय जो शमसी वंश में अधिकतर घटनाएं ऐसी ही हो रही थी, षड्यंत्र ही आपको देखने को मिल रहे होंगे। इसके बाद इस युग में एक दूसरी बात होती है कि इस युग की एक बड़ी बात है कि इस युग से ही बलबन का राजनैतिक प्रबुद्ध का उदय होता है। बलबन यहाँ से ऊपर बढ़ेगा, अप होगा, उसका भी टाइम अब आने वाला है। अब धीरे धीरे वो आगे भविष्य की ओर देखेगा और देखते हैं बलबन इसके शासन में वो क्या हासिल कर पाता है। अगली स्लाइड में बढ़ते हैं। देखिए, बलबन के राजनीतिक प्रभुत्व के उदय से पहले हम जान लेते हैं कि बलबन जो चालीसा का सदस्य कब बना। चालीसा के दल में उसकी एंट्री 1233 के बाद में होती है। 1233 में जब ग्वालियर विजय के लिए इल्तुतमिश निकलता है ग्वालियर पर अटैक करने, और जब विजय के पश्चात आता है तो इल्तुतमिश इसे खरीदता है और शीघ्र उसे चालीसा दल में शामिल कर लिया जाता है। यानी कि वो चालीसा दल में शामिल कौन करता है इसको, बलबन को? इल्तुतमिश ही शामिल करता है। ठीक है, इल्तुतमिश ने इसे शामिल कर लिया। अब बात होती है कि इसके राजनैतिक प्रभुत्व का जो है उदय का कारण क्या है। आप देखे होंगे कि शुरुआत में ये झांसी का इक्तादार था, तो यहां पर रहते हुए उसने मुल्तान के जो है मंगोल विरोधी नीति में जो है सफल हुआ। वो उनको रोकने में, उनका प्रतिरोध करने में काफी हद तक सफल हुआ। यानी कि उसको जो दिल्ली है उसको बचाए रखने में इसने काफी ज्यादा योगदान दिया। तो मंगोल विरोधी नीति की इसकी सफल होती है। इस पर बलबन का प्रभाव राज्य में सुल्तान के बीच और जो अन्य सरदारों हैं उनके बीच बढ़ जाता है। बढ़ भी जाता है, जब बढ़ेगा तो कुछ को खटकेगा भी बलबन, तो कुछ उसे मतलब कि ईर्ष्या भी रखते हैं। ये तो हमेशा ही होता चला आया है कि जब आप आगे बढ़ेंगे तो आपके विरोधी जरूर पनप उठेंगे, ऑटोमेटिक आपको पता नहीं चलेगा। तो जब बलबन को बहराम शाह के पद में हटाने के बाद जब झांसी का इक्तादार बनाया जाता है तथा कुछ दिन बाद अमीर ए हाजिब का पद प्रदान कर दिया जाता है। अमीर ए हाजिब एक बहुत ही बड़ा पद होता है, राजमहल का पद है। अब इस पद पर आने के बाद जो है बलबन अपनी स्थिति में सुधार करता है, मतलब कि वो अपनी पोजीशन को अपग्रेड करना चाहता है। अपग्रेड करने के लिए वो क्या करेगा? अपग्रेड करने के लिए तो अभी तो जानते हैं कि भाई चालीसा है, चालीसा ही सब कुछ कर रहा है। जो सरदार हैं, जो सरदार मिले हैं उनको ही अपने पक्ष में करना है, वही किंग मेकर हैं, तो उन्हें तो वो नाराज कर नहीं सकता शुरुआत में, फिलहाल अभी तो वो सबसे पहले चालीसा का समर्थन लेगा। समर्थन क्या लेगा? सारे तो नहीं मिलेंगे उसको अपने पाले में, लेकिन जो महत्वपूर्ण होते हैं 40 में तो उनको वो अपने पाले में करने में कामयाब हो जाता है। दूसरा वो जो काम क्या करता है, उसने मंगोलों और राजपूतों के विरुद्ध सेना को व्यस्त रखता है। ठीक है, उसका ये रहता है, उसके जो एक मतलब सोच होती है कि वो कहता है कि अगर ये सेना को अगर ये खाली छोड़ देंगे, ये जो इनका काम है, अगर इनको ऐसे ही खुला रख देंगे, कोई काम नहीं बैठा रखेंगे, तो वो 100% यहाँ पर मतलब सत्ता में उथल पुथल होना पक्का है। तो इस सोच के साथ वो हमेशा उन सेना को जो है वो किसी न किसी में उस विद्रोह में मतलब कि वो लगाए रहता है। तो इसके कारण से वो जो है उसको सैन्य विद्रोह जो होता है उसका उसे सामना नहीं करना पड़ेगा। अब अगली स्लाइड में देखते हैं। ठीक है, यहाँ से वो बलबन आपको समझ में आ गया कि बलबन की इज्जत बढ़ जाती है और वो टॉप सरदारों की लिस्ट में आने लगता है। अब देखते हैं क्या होता है। इस समय कुछ विद्रोह भी होते हैं। मसूद शाह निष्क्रिय शासक था, आपको पता है, वो कुछ नहीं करता है, वो सारा जो काम है ये लो चालीसा के जो सरदार है, नाइब है, इनको दे देता है। नाइब वजीर जो है, भाई तुम करते रहो, मैं बैठा हूं, मुझे बैठा रहने दो। तो इसका फायदा क्या होता है, कुछ सरदार उठाते हैं। जैसे कि इनमें एक बंगाल का सूबेदार होता है तुगन खां। तुगन खां ये होता है कि वो दिल्ली की अधीनता मानने से इनकार कर देता है। वो कहता है भाई मैं तो फ्री हूं, मैं ना सुनता तुम्हारी। ऐसे में कुछ समय बाद फिर मंगोलों के जो छोटे छोटे अटैक होते रहते बीच बीच में, वो उसमें मुल्तान और उच्च भी फ्री हो जाते हैं, कब्जा हो जाते हैं किसी और का। तो इस प्रकार से पश्चिम और पूरब से मतलब कि उसका जो साम्राज्य है वो थोड़ा छोटा होने लगता है। तो ऐसे चलता रहता है। तो फिर भाई अब बहुत टाइम हो गया, आपको लगेगा कि अभी ऐसा कोई केस क्यों नहीं बना कि अभी इसे गद्दी से हटाया नहीं गया।
तो बहुत ही जल्द टाइम आ जाता है 1246 के आसपास। और इस बार जो होता है, इसका जो मास्टरमाइंड होता है वो बलबन होता है। बलबन एक प्लान बनाता है, षड्यंत्र रचता है। इसमें वह किसको किसको शामिल कर लेता है, ये देख लीजिए। वो नसीरुद्दीन महमूद तथा उसकी मां को शामिल करता है, ठीक है। साथ ही वो सभी महत्वपूर्ण सरदारों को अपनी ओर कर लेता है। और 10 जून 1246 को वो मसूद शाह को गद्दी से उतार देता है। ये मतलब उतार दिया जाता है, वो कुछ नहीं कर पाता है, उतर जाता है। और इस अगला जो सुल्तान है, जो नसीरुद्दीन महमूद को बना दिया जाता है। तो इस प्रकार से जो कार्यकाल है अलाउद्दीन मसूद शाह का 1242 से 1246 तक का, वो एक समाप्त हो जाता है। ये जो अन्य जो पहले के जो शासक थे उनकी तुलना में ये जो काल होता है थोड़ा शांति काल होता है। यहाँ बहराम जैसे, क्योंकि ये क्रूर तो था नहीं, ये इसको शांति काल की माना गया है। जो ये शमसी वंश के जितने भी 4-5 शासक हुए हैं उन सब में इसको शांति काल का माना गया है। और मेन बात इसमें, सबसे मेन बात क्या होती है कि बलबन जो होता है वो अपग्रेड हो जाता है, बलबन की स्थिति सुधर जाती है। अब वो आगे आप देखेंगे कि वो नाइब बनेगा और वो अब अगले वाले का जो शासन होगा उसमें देखना बलबन ही चलाएगा। तो इसमें इस काल को बलबन के शांति निर्माण का काल की भी संज्ञा दी गई है। तो पूछ ले सकता है कि किसके काल को, किस शासक के काल को, सुल्तान के काल को बलबन के शांति निर्माण के काल की संज्ञा दी गई है। तो आपका जवाब होगा अलाउद्दीन मसूद शाह। इसके बाद आपने देखा बलबन को अमीर हाजिब का पद दिया गया था। तो अमीर हाजिब का पद क्या होता है? दरबारी शिष्टाचार को लागू करने वाला जो अधिकारी होता है उसे अमीर हाजिब का पद कहते हैं। 2 पद और देख लीजिए, अमीर आखुर अश्वशाला का अध्यक्ष है, और अमीर शिकार जो सुल्तान के शिकार की व्यवस्था करने वाला होता है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है अलाउद्दीन मसूद शाह के बारे में। अगले वीडियो में हम नसीरुद्दीन महमूद के बारे में पढ़ेंगे, जो कि शमसी वंश का अंतिम शासक होगा। और उसके बाद इल्तुतमिश के वंश का जो खत्म हो जाता है, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं बचता जिसे राजा बनाया जा सके, यानी कि वो जो होगा इल्तुतमिश के परिवार का अंतिम राजा होगा। तो मिलते हैं, पढ़ेंगे उसको अगले वीडियो में नसीरुद्दीन महमूद का बारे में। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और कमेंट में अगर कोई प्रश्न है आपको इससे संबंधित या किसी और भाई को से आप जरूर कमेंट कीजिएगा। हम आपके प्रश्न को जरूर शामिल करेंगे अपने वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।